रीछ का कद ज़ोगान जिन से ऊंचा था। रीछ ने भी ज़ोगान जिन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। क्या तुम ज़ोगान की मदद नहीं करोगे? जूली मुझसे बोली तो मैंने हंसते हुए कहा, वो अकेला ही काफ़ी है इस रीछ के लिए, उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरे जवाब पर जूली यूं मेरी शक्ल देखने लगी जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ना हो। ज़ोगान जिन और रीछ जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब पहुँचे, रीछ ने अपने दोनों हाथों से ज़ोगान जिन को काबू करने की कोशिश की, लेकिन ज़ोगान जिन ने झुककर खुद को रीछ की गिरफ्त से बचाया और एक ज़ोरदार मुक्का रीछ के पेट पर रसीद किया। मुक्का खाकर रीछ पीछे की जानिब उलट पड़ा और ज़मीन पर घिसटता हुआ दूर तक गया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसे अब एहसास हो गया था कि उसका मुकाबिल भी कमज़ोर नहीं है। वो अब संभल कर ज़ोगान जिन की तरफ बढ़ने लगा और इस दफ़ा रीछ ने बड़ी होशियारी दिखाई। उसने अपने भारी बरगम जिसामत के बावजूद नहायत फुर्ती से ज़ोगान जिन को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपनी पूरी कुव्वत लगाने लगा ताकि ज़ोगान जिन का भुरकस निकाल सके। लेकिन ज़ोगान भी एक जिन था। उसने रीछ के दोनों हाथों को अपने मजबूत पंजों की गिरफ्त में ले लिया और उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए ज़ोर लगाने लगा। दोनों में कुव्वत आजमाई हो रही थी। रीछ लंबा चौड़ा था, लेकिन ज़ोगान जिन उस पर भारी पड़ रहा था। ज़ोगान जिन ने अपनी पूरी कुव्वत से रीछ की गिरफ्त से छुटकारा हासिल कर लिया और फिर ज़ोगान जिन ने एक हैरत अंगेज़ कमाल दिखाया जिसे देखकर अमेरिकियों के मुंह खुले के खुले रह गए। ज़ोगान जिन ने रीछ को अपने दोनों हाथों में अपने सर से ऊपर उठा लिया था। इतने लंबे चौड़े रीछ को यूं अपने हाथों पर सर से ऊपर उठाना कोई मामूली बात नहीं थी और फिर ज़ोगान जिन ने अपनी पूरी कुव्वत से रीछ को एक तरफ उछाल दिया। रीछ हवा में कलाबाजियाँ खाता हुआ दूर तक गया और एक बड़े दरख्त से टकराया और फिर वो उठ न सका, वहीं ढेर हो गया। ज़ोगान जिन ने जब देखा रीछ का काम तमाम हो गया है तो वो हाथ झाड़ता हुआ वापस हमारी तरफ आ गया। हैरत अंगेज़ जूली ज़ोगान जिन की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों तो कमाल के इंसान हो। जोसेफ भी बोल पड़ा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम दोनों जैसे इंसान नहीं देखे। जोसेफ बोल कर रोका और फिर बोला, तुम दोनों इंसान भी हो या नहीं? हमारी छोड़ो कि हम कौन हैं, आगे बढ़ो ताकि तुम लोग अपने घर पहुंच सको और हम आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़कर अपना काम मुकम्मल कर सकें। जोसेफ की बात का मैंने जवाब दिया तो मार्था बोली, आखिर तुम लोगों को ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम दोनों जंगल में घूम रहे हो? हमें हमारे एक साथी की तलाश है और हम उसी की तलाश में घूम रहे हैं। मेरे बोलने से पहले ज़ोगान जिन बोला था। अच्छा, ज़ोगान जिन की बात सुनकर जूली बोली, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं भी, मार्था ने भी हाथ उठाया और मैं भी, जोसेफ ने भी हाथ उठा दिया। अगर तुम सब जा रहे हो तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो लड़की बोली थी जो ज़ोगान जिन में दिलचस्पी ले रही थी और जिसका नाम टीना था। इन अमेरिकियों में से 6 हमारे साथ चलने पर बाजिद हो गए, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि ये एक मुश्किल और जानलेवा मुहिम है, इसमें उनकी जान भी जा सकती है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनकी जान जाए या उनको कोई नुकसान पहुँचे। लिहाजा बेहतर यही कि अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन उनकी समझ में मेरी बातें नहीं आई थी। वो अब भी बाजिद थे कि हमारे साथ चलेंगे, चाहे इसमें उनकी जान भी चली जाए। आखिर ज़ोगान जिन उनकी ज़िद से तंग आकर बोला, आका ने तुम सबको समझा दिया ना, हम तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो बेहतर यही है कि आका की बात समझ जाओ और अपने अपने घरों को लौट जाओ। अमेरिकी ज़ोगान जिन के तेवर देखकर घबरा गए। मार्था बोली, ठीक है, हम वापस जा रहे हैं अपने घर, लेकिन मैं तुमसे मिलने इंडिया आऊँगी। तुम इंडिया में कौन से शहर में रहते हो? मार्था मुझे इंडियन समझी थी। मैं इंडियन नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैंने वजाहत की। ओह, तुम पाकिस्तानी हो, हम तुम्हें इंडियन समझ रहे थे। क्या तुम्हारे मुल्क में सब लड़के तुम्हारी ही तरह ताकतवर, बहादुर और खूबसूरत होते हैं? जूली ने पूछा तो उसकी बात पर मैंने सर हिला दिया। पाकिस्तान में तुम्हारा शहर कौन सा है? मार्था ने पूछा। कराची, रोशनियों का शहर, मैंने जवाब दिया।
ठीक है, मैं कराची तुमसे मिलने आऊँगी। मार्था बोली। साथ ही जूडी, जोसेफ, सैमसन, टीना ने भी हाथ उठाए कि हम भी आएंगे कराची आपसे मिलने। ठीक है, ये बात की बात है, अभी तुम लोग चलो। मैंने उन्हें आगे चलने का इशारा किया। पगडंडी आ चुकी थी और उनकी किस्मत दूर से एक जीप भी आती नज़र आ रही थी। जीप के करीब आने से पहले मार्था मेरे नज़दीक आ गई और आते ही बोली, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को भी तैयार हूँ। मैंने मार्था को समझाते हुए कहा, देखो तुम्हारे जज्बे की मैं कदर करता हूँ, लेकिन याद रखो ईमान इंसान के दिल में होता है। अभी तुम मेरी वजह से सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, लेकिन बाद में तुम्हें अपने इस अमल पर पछतावा हो। मैं ये नहीं चाहता। तुम पहले अच्छी तरह सोच लो, उसके बाद कोई फैसला करना। अगर तुम्हारे दिल के जज्बे सच्चे हुए तो तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे और तुम मुझ तक पहुंच जाओगी। लेकिन इस वक्त तुम्हारा फैसला दुरुस्त नहीं है। बेहतर है तुम अपने घर लौट जाओ। उसे शायद मेरी बात समझ आ गई थी। वो भीगी आंखें लिए मुझसे रुखसत हो गई। जीप करीब आ चुकी थी। जीप वाला अकेला था। उसने जैसे तैसे उन 8 अमेरिकियों को जीप में ठूस लिया। जीप आगे बढ़ने लगी। लड़कियों की नज़रें रुखसत होते वक्त हम दोनों पर ही जमी हुई थी। मार्था और जूली की आंखों में बाकायदा आंसू जारी हो गए थे। जोसेफ और सैमसन भी हमें ही देख रहे थे। जब जीप काफ़ी आगे निकल गई तो जोगान जिन आह भरते हुए बोला, अच्छे लोग थे। क्या हुआ? टीना की याद आ रही है। मैंने जोगान जिन को छेड़ा। आका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी ज़िंदगी में दुर्रे शवार के अलावा कोई नहीं है। जोगान जिन छेंपते हुए लहजे में बोला, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, मैंने हंसते हुए कहा और हम आगे बढ़ने लगे। हम बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहे थे और अब हमें जंगल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। जंगल ख़त्म होने से पहले हमें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो एक बड़ा सा अजदहा था। 20-25 फीट लंबा अजदहा रेंगता हुआ हमसे 2-3 फुट के फासले से गुजर रहा था। उसकी लाल सुर्ख आंखें हम दोनों पर ही जमी हुई थीं, लेकिन शायद उसे हमसे उलझना नहीं था। वो हमें घूरता हुआ हमारे करीब से गुजर गया और हम दोनों ने सुकून का सांस लिया और आगे बढ़ने लगे। जंगल से हम बाहर निकल आए। अब हमारे सामने पथरीला मैदान था। हमें ये मैदान भी पार करना था। जोगान, एक बात तो बताओ। मैदान में चलते हुए मैं जोगान जिनकी तरफ देखते हुए बोला, जी आका, तुमने कहा था कि तुम अपनी ताकत मुझे दे चुके हो, लेकिन जिस तरह तुम जंगलियों और रीछ से लड़े और तुमने अपनी कुव्वत का मुजाहिरा किया, तो ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास इतनी कुव्वत कहाँ से आई? आका, मेरी बात सुनकर जोगान जिन बोला, मेरे जिस्म में अब भी इतनी कुव्वत है कि मैं परिजात के अलावा दूसरी मखलूक का मुकाबला कर सकूं। मैं सिर्फ परिजात से मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात है। मैंने कहा, आका, अब हम ओक्लामूस के इलाके के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वही ओक्लामूस का इलाका है। ठीक है, मैंने कहा, अब भूख महसूस हो रही है, हमें कुछ खा लेना चाहिए। जी आका, जोगान जिन ने कहा और उसने वो फल निकाले जो हम जंगल से तोड़कर लाए थे। ये रसीले फल थे। इन्हें खाकर हमारी भूख और प्यास दोनों मिट गए और फिर हमने आगे चलना शुरू कर दिया। मैदानी इलाका काफ़ी गर्म था। चमकता हुआ सूरज आतिश बरसा रहा था और चलते चलते हमारे हाल खुश्क हो चुके थे। रसीले फल भी ख़त्म हो चुके थे। जंगल में तो हमें दरख्तों से खाने के लिए फल मिल जाते थे, पानी भी मुयस्सर आ जाता था, लेकिन ये खुश्क मैदान था। यहाँ हमें खाने पीने के लिए परेशानी हो रही थी और फिर हमारी ये परेशानी भी दूर हो गई। दूर हमें एक आबशार नज़र आ रही थी। काफ़ी ऊंची और बड़ी आबशार थी। बुलंदी से गिरती हुई आबशार बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। आका, जोगान जिन आबशार को देखते हुए बोला, आप देख रहे हैं, आबशार पहाड़ से नीचे गिर रही है। ये कौन सी नई बात है? आबशार का पानी बुलंदी से ही नीचे गिरता है। मैं तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ता हुआ बोला, क्योंकि मुझे शदीद प्यास लग रही थी। आका, आप मेरी बात समझे नहीं। जब हम इस आबशार की बुलंदी में पहुंचेंगे तो आगे हमें पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे और यही ओक्लामूस का इलाका है। क्या? जोगान जिन की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। यानी हम ओक्लामूस के इलाके तक पहुंच गए थे, बस कुछ ही फासला बाकी था। चलो फिर चलते हैं, मैंने कहा और अपनी रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। जोगान जिन भी मेरे साथ तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। आबशार के पास पहुंचकर हमने अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद हम आबशार की बुलंदी पर पहुंचने के लिए रास्ता तलाश करने लगे और फिर हमें रास्ता मिल गया। हम ऊपर चढ़ने लगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम आबशार की बुलंदी पर पहुंच गए। आबशार के एक तरफ वो चटील मैदान था जहां से हम चल कर आए थे और दूसरी तरफ बुलंद वाला पहाड़ जिनके गारों में ओक्लामूस और उसकी चेले परिजात रहते थे। हम अभी तक आबशार के पानी में ही खड़े थे।
यहाँ पर ज़ोगान जिन बोल रहा, आका मैं इससे आगे आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि आगे बढ़ने पर मैं जल जाऊँगा, यहाँ से आपको अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं जा रहा हूँ और दुआ करना कामयाब लौटूँ, वापसी में दुरेशवार मेरे साथ हो। इतना कहने के बाद मैंने चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि वो हुआ जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी। दूर से एक गोल शक्ल की फुटबॉल नुमा शे आई और ज़ोर से मेरे सर से टकराई। उस शे के टकराते ही मैं गिर पड़ा और आबशार के पानी के साथ बहता हुआ उस तरफ जाने लगा जहां से आबशार का पानी नीचे गिर रहा था। गिरते गिरते मैंने देखा गोल फुटबॉल नुमा शे मेरी तरफ फेंकने वाले वही दो पीलों परे वाले परिजात थे जिन्हें हमने जंगल में उड़ते हुए देखा था। उनमें एक परी थी और दूसरा परिजात का चेला परिजात था। ज़ोगान जिन मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा लेकिन देर हो चुकी थी। वो दोनों परिजात ज़ोगान जिन के सर पर पहुंच चुके थे और उसे काबू कर चुके थे और मैं आबशार के पानी के साथ बहता हुआ अब आबशार के सिरे पर पहुंचकर नीचे की तरफ गिर रहा था। फुटबॉल नुमा शे सर पर इतने ज़ोर से लगी थी कि मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं बेहोश हो गया था। आबशार का पानी मुझे जाने कहाँ भाए लिए जा रहा था। ज़िंदगी भी अजीब है, हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। कुछ भी तो हमारे इख्तियार में नहीं है, सब इख्तियार अल्लाह को ही है, वो ही कुल मुख्तार है। कहानी के वाक़यात अभी बाकी हैं। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।